नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी गुप में, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्मों की पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई फिल्म द वॉचर्स की। ये फिल्म रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को समझना। कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी के स्केलेटन पे उसे लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पर साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। यह आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी बदकिस्मती थी कि वो इतने ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच रहा था। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी, सिवाय एक पालतू जानवर के। इस टाइम वह जिस पेट स्टोर पे काम कर रही थी, उसके बॉस उसे एक पैरेट को जू छोड़कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरेट को उठाकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात उसने इस पैरेट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वह इस पैरेट को लेकर जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वह पहुँच गई जंगल के बीचों बीच। यह वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को गायब होता देख चुके हैं। पहले तो वह अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वह मदद मांग सके। वह अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वह मदद मांग रही थी, लेकिन वह औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वह वहाँ रुक गई। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। यह सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वह बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर लिया। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है, यह कौन सी जगह है? ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है? तो वह बूढ़ी औरत मेडलाइन जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। अचानक से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वे यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडलाइन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। रात गुजर जाती है और सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलाइन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वह यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर मेडलाइन कहती है कि यह तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम देर हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे वही साइन दिखाई देते हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले थे। इन्हें देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन पहले वाले व्यक्ति की तरह ही वह सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रहती है, पर वह जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाती। अचानक से उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस होती है। वह डर जाती है और वापस उसी घर की तरफ भागती है। वह हार चुकी थी। वहाँ मेडलाइन उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और फिर अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है जो उन्हें पागल भी कर सकती हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। यह जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार हैं।
मेडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडलाइन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि यह सब किसने बनाया, तो वह जवाब देती है कि यह एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है और लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि यह सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते थे वह कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का सामना करना पड़ता था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ इकट्ठा करते थे, जिससे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से पूछती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में ये बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वह जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वे लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, जिसे वॉचर्स यहाँ से ले गए थे। अपने घर के करीब वापस आने पर मेडलाइन मीना को 3 नियम समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। पहला, कि वह रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, कि रात में वह आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करेगी। और तीसरा, यह कि दिन के वक्त वह उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह मिरर के पास जाकर कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह मिरर की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। ऐसा करने पर वॉचर्स नाराज हो जाते हैं और जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर दरार भी आ जाती है। शोर से मेडलाइन भी जाग जाती है और वह मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। खैर, यह रात बीत जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना अपने अच्छे दिन यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वह डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? डेनियल नकारात्मक जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है, मुझे लगता है कि ये सब मेडलाइन की बनाई हुई कहानियाँ हैं, जिसमें वह हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल, जो खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बात मान लेता है। मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है, जिसका दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था, ताकि अगर मीना को कुछ हो तो वह उसे जल्दी से बाहर खींच सके। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि यह जरूर जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रास्ते के सहारे मीना और डेनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वह ठीक से तो नहीं देख पाती कि यह क्या चीज थी, लेकिन वह डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए, जहां मेडलाइन ने उनसे पूछा, यह सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल से मिला है। मेडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वह जानती थी कि ऐसा सामान जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वह मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं, ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाएं। मेडलाइन उन्हें समझाती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के ही इंतजार में बैठे थे, ताकि इन्हें वह देख सके। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं। बाहर जो कोई भी था वह कीरा के पति की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका पति यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लाया है। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मेडलाइन उसे रोक देती है और कहती है, तुम यह दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ वह तुम्हारे पति नहीं है। कीरा को मेडलाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मेडलाइन कहती है, तुम इसका इम्तिहान ले लो। उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा पति जानते हो। कीरा बाहर खड़े हुए व्यक्ति से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा व्यक्ति कोई जवाब
जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि यहाँ वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए गए कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे। वे उनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वे इन्हें मारने नहीं आए। रात उनके साथ बहुत सी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए डेनियल और मीना ने फैसला किया कि वे मेडलाइन को सच बता देंगे कि वे गड्ढे में गए थे। इस बात से वह बहुत गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। मेडलाइन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है। अब न चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। समय बीतता गया, मौसम भी बदल गया, सर्दियाँ आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वह यह नक्शा पूरा कर रही थी। सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना न मिलने की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। इसी सब में मेडलाइन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है, जिसमें वह मेडलाइन और मीना दोनों को बाहर छोड़कर गरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा होने वाला था और मेडलाइन और मीना दरवाजा खटखटा कर डेनियल से मिन्नत करती हैं, कृपया दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरा हो गया और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब उन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस समय मीना और मिडलाइन के साथ साथ दर्शकों को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। अपने गड्ढों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुँचते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मिडलाइन वहाँ नहीं है, तो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मिडलाइन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस बार वे जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और अंततः डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने अब उन क्रिएचर्स को देख लिया था। मिडलाइन आकर कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। वास्तव में मैं इन क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये क्रिएचर्स परी हैं। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो राक्षस हैं। वे बहुत चालाक भी हैं और अपना रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आँखों के नीचे गड्ढे थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वे हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसलिए वे हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं। इसी दौरान दोबारा दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स अब इनकी तरह बोल रहे थे। वे अंदर आना चाहते थे, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या होता? इन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वे इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते थे। इन लोगों को कहीं छुपना था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ छुपे। अचानक नील की नजर फर्श पर पड़ती है। वहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वह जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना वक्त गंवाए उस बंकर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस बात से हैरान थे कि यह बंकर इतने समय से यहाँ था और उन्हें पता भी नहीं चला। इस बंकर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं थी, हजारों दिनों का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और अन्य आवश्यक सामान। मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसलिए वह इस कंप्यूटर को चालू करती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था। इसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। डॉक्टर मार्टिन को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वह इन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह बंकर बनाया था। वह इस बंकर में रहते थे और पैसे का लालच देकर दूसरे इंसानों को यहाँ लाते थे। रात के वक्त उन्हें ऊपर के कमरों में छोड़कर खुद बंकर में छुप जाते थे और फिर ये क्रिएचर्स उन इंसानों को खा जाते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर्स कोई राक्षस नहीं बल्कि परी हैं। पहले वे इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वे वहाँ से निकल गए। काफी समय जमीन के नीचे रहने की वजह से उनका जादू और उनके पंख चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक अलग परी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी और अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आए। वह फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद इन दोनों के बीच कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियो थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था।
मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वह सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस दिशा में परिंदे भागते हैं उसी दिशा में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की थी, मैं वह दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने सपना देखा था। मैं इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात इनकी काफी होशियारी में थी क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस वाचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये लोग अब जंगल से निकलने के रास्ते पर बैठ जाते हैं। वह परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर ने बताया था वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पालतू तोते को आजाद कर देती है। जिस दिशा में वह उड़ता है ये लोग उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिलती है। मेडलाइन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक समय था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर चले गए। समय था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पंख और अपने जादू को खो दिया, इसलिए अब वे कभी इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। आखिरकार इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी और फेरीज, जिन्हें वाचर्स कहा जा रहा था, अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि वे लोग डॉक्टर मार्टिन की नाव में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को वहाँ उसका साथी जॉन मिल जाता है जो घायल हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी नाव में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद कर रहा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पर एक निशान बनाते हुए उसे जान से ही मार डाला था। उन्हें मालूम होता है कि फेरीज इस नदी को पार नहीं कर सकती और आखिरकार वे लोग इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई है और इससे पहले कि वह उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। उसे यहाँ पर यह बात भी पता चली कि मेडलाइन जो वहाँ मिली थी वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की पत्नी ही थी। वह कंफ्यूज हो जाती है कि मेडलाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वह कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडलाइन से हम जंगल में मिले थे वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी, लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। यह सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। वास्तव में कई सालों पहले प्रोफेसर की पत्नी मेडलाइन लंग कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे और वह उनके साथ ही रहना चाहते थे और फिर प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला। अपनी पत्नी की फोटो दिखाते हुए उन्होंने उस फेरी को मेडलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी कि अचानक उसे पता चला कि वह ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मेडलाइन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का रूप बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा वहाँ आती है, मेडलाइन उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह तुरंत मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले कि वह मीना को मारती, मीना उसे कहती है, मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है, तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। वास्तव में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही अचानक मेडलाइन के पास उसके पंख और उसके जादू वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वह मीना को वहीं छोड़कर उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद दिखाई जाती है, जहां मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाकये के बाद वह काफी डर गई थी और अब वह अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वह फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की बहन उसे कहती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। यह कोई और नहीं बल्कि वह फेरी मेडलाइन ही है, जो इस दुनिया में उस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर खत्म
खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वॉचर्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फिल्म के बारे में और भी जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को भी मिस न करें। अगले वीडियो में हम एक और शानदार फिल्म की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।